नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शादी, क्या ये एक समझौता ही था? पापा बस कुछ समय के मेहमान थे। मेरी एजुकेशन भी पूरी हो चुकी थी। अब एक संस्कारी घर की तलाश में थी। मेरे सिवा उनका कोई था भी तो नहीं। रिश्ते तो बहुत आए, पर सबकी नज़र पापा की संपत्ति पर ज़्यादा दिखी। हमें कुछ नहीं चाहिए, आपको जो देना है अपनी बेटी को दे दीजिए। जैसे जो टीवी, सोफ़ा या सामान दिया जाएगा वो सब मैं ही इस्तेमाल करूँगी। ना कोई टीवी देखेगा, ना कोई सोफे पर बैठेगा, ना कोई गाड़ी में चलेगा, ना बेड पर सोएगा। ये सब कहने की बातें होती है। तुम इन बातों में अपने को ना ही उलझाओ तो ठीक रहेगा। ये दुनिया है, यहाँ सब तरह के लोग रहते हैं। माँ ने कहा। आखिर 1 साल बाद जाकर मेरे वर्क खोज अभियान पर विराम लगा। एक बहुत अच्छे खाते पीते खानदान में मेरी शादी तय हो गई। लड़का भी अच्छी पोस्ट में था। मुझे पसंद आया तो मैंने हाँ कह दिया। हम दोनों ने अपनी अपनी आदतों और पसंद नापसंद पर बातें साथ की थी। कोई अड़चन नहीं आई। मैंने बीटेक किया था और जॉब भी अच्छी थी। किसी को मेरे जॉब से कोई आपत्ति नहीं थी। हम एक ही शहर में थे तो माँ पापा की देखभाल की बात भी मैंने साफ कह दिया कि कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पापा को लास्ट स्टेज कैंसर है। इलाज के लिए अस्पताल में रुकना आना जाना मेरी जिम्मेदारी बनती है। सभी बातों में रवि ने मेरा सहयोग किया। खूब धूमधाम से शादी हुई। पापा ने खूब जी खोलकर खर्चा किया। रवि के घरवाले भी खूब खुश हुए। रवि के घर में बहुत ही पूजा पाठ का माहौल रहता। अक्सर व्रत रखना और भगवान को भोग लगाकर ही खाना। मांस अंडा को लेकर यही धारणा रहती सबकी कि किसी की हत्या करके खाना पाप है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं कुदरत की बनाई हुई। मेरी खुद माता दुर्गा में गहरी आस्था है, तो सब बहुत अच्छा लगा। सोचा ये सब मेरी किस्मत में माता रानी के आशीर्वाद से ही मिला है। शादी के कुछ महीने बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो गई, तो प्राइवेट जॉब में मैं कंपनी का टारगेट पूरा नहीं कर पा रही थी, तो आखिर जॉब छोड़नी पड़ी। काम का लोड बहुत ज़्यादा था। सोचा जब बच्चा हो जाएगा तब फिर कर लूँगी। रवि ने भी मेरी बात से सहमति जताई। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन रवि ने अपने खास डॉक्टर दोस्त के पास चेकअप के लिए मुझे चलने को कहा। मुझे क्या आपत्ति होती। रास्ते में बताया कि बस उत्सुकता के लिए उससे पूछेंगे गर्भ में बच्चा लड़का है या लड़की। मुझे समझ में आ गया कि बच्चे के लिंग की जांच करने के लिए ले जा रहे हैं। मेरे पैरों से ज़मीन खसक गई। एक तो ये गैर कानूनी है, फिर मैं पूजा पाठ करने वाली माता दुर्गा की उपासक अपनी कोख में बच्ची होने पर उसकी हत्या कैसे करवा सकती हूँ। मुझे पसीना पसीना और घबराया हुआ देखकर रवि कहने लगे, हम अबॉर्शन नहीं करवाएंगे। मम्मी पापा की इच्छा है कि पहला बच्चा लड़का हो। अगर लड़की हुई फिर भी मम्मी पापा को बता देंगे लड़का है। लेकिन झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है, कभी तो पता चल ही जाएगा। फिर जो मेरे साथ मेरी बच्ची के साथ उपेक्षा का व्यवहार होगा उसका क्या। मैंने गुस्से से कहा। मैंने सख्ती से मना कर दिया जांच के लिए। बेटा हो या बेटी, मुझे सब स्वीकार है। हम बीच रास्ते से ही वापस घर लौट आए। पूरे रास्ते खामोशी छाई रही। उसी समय रवि सवेत सभी मेरी नज़रों से गिर गए। खास तौर पर मैं रवि से बहुत प्यार करने लगी थी। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो इस सब नीच काम के लिए राजी हो जाएंगे। मैं उन्हें पढ़ा लिखा जागरूक मॉडर्न विचारों का व्यक्ति समझती थी। इस लिंग जांच को वो मना कर सकते थे, लेकिन खुद उनकी इच्छा भी थी, मुझे साफ दिख रहा था। मैं डिप्रेशन में रहने लगी। कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। घर में सभी मेरे साथ अजनबी सा रूखा व्यवहार करने लगे। खाने पीने और सब चीज़ों का ध्यान तो रखते, लेकिन जैसे कोई ज़रूरी काम समझ के। उसमें आग्रह और आत्मीयता नहीं थी, और संवादहीनता का माहौल बढ़ता ही जा रहा था, जो मुझे बहुत घुटन दे रहा था। जाहिर है इसका असर होने वाले बच्चे पर भी होगा। यही मेरी सबसे बड़ी चिंता बन गई। उधर पापा से भी कुछ नहीं कह सकती थी। मम्मी खुद अपने को बहुत अकेला महसूस करती थी। पापा बस कुछ दिनों के मेहमान थे। मेरी शादी के बाद काफ़ी शांत और सुकून से अपनी बीमारी से लड़ रहे थे। एक बहुत बड़ी मेरी शादी की जिम्मेदारी संपन्न करके बहुत खुश थे। ऐसे में एक दिन सोते ही सोते अंतिम सफ़र पर निकल गए। मैं एक दिन पहले ही पापा से मिलकर आई थी। सुनकर बहुत बुरा लगा। रात के 3 बजे माँ का ससकते हुए फ़ोन किया। तुम्हारे पापा नहीं रहे। वैसे सभी मानसिक रूप से तैयार थे, ये खबर कभी भी आ सकती थी। फिर भी बहुत दुख होता है क्यों इतनी जल्दी ईश्वर ने उन्हें हमसे दूर कर दिया। मैं जाने को तैयार होने लगी। रवि सुनकर भी अनजान बने सोते रहे। जब बताया तो कहने लगे, अब सुबह होने में कितनी देर है, तभी चलेंगे। 13वीं तक मत रुकना तुम्हारी तबीयत न खराब हो जाए।
जाने वाला तो जा ही चुका है, जो है उसका तो ध्यान रखना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो? मेरे पापा चले गए हैं और माँ अकेली क्या सोचेगी? इसी शहर में हूँ, कोई फ़्लाइट बुक नहीं करनी है। मैंने कैब बुक की और अकेले ही निकल गई। सुबह रवि के साथ मेरे सास ससुर आए और औपचारिकता निभाकर 1 घंटे बाद चले गए। मैं फिर कभी ससुराल की चौखट पर नहीं गई, ना कोई मुझसे मिलने आया। बस एक ही जिद कर बैठे थे, सबकी खुद गई हो तो खुद आ भी जाओ, किसका घर और कैसा लगाओ। जब सबके चेहरों से मुखौटों की परतें उतरने लगी तो अंदर का असली बेबस्त रूप कैसा झेला जाएगा, वो भी अपने कोख में एक शिशु को लेकर। ये समय तो सपनों के सुनहरे पंख लगाकर उड़ने का होता है। माँ बनने का एहसास शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। दिल ऐसा बिखर गया कि किसी का मुंह भी नहीं देखना चाहती थी। इन दिनों खुश रहना है मुझे, बस अपनी बच्ची के लिए। मैंने पूरी तरह से मन बना लिया था कि एक प्यारी सी बच्ची ही दुर्गा माँ मुझे देगी। एक से बढ़कर एक मीनिंगफुल नाम बच्चियों के गूगल से सर्च कर लिए थे। माँ ने कुछ नन्ही गुड़िया की ड्रेस भी अपने हाथ से बनाकर रख दी, उन्हें डिटोल में धोकर प्रेस करके। बस अब इंतज़ार था उस समय का जब डॉक्टर डिलीवरी के लिए बुलाएगी। मम्मी ने कुछ दिनों के लिए मौसी को पहले से ही बुला लिया था। वो सारा घर अच्छे से संभाल रही थी। नॉर्मल डिलीवरी हुई। मैंने समय पर एक स्वस्थ सुंदर बच्चे को जन्म दिया। जैसे ही पता चला बेटा हुआ है, सास ससुर पति सभी मुझसे और बेटे से मिलने को बेताब हुए। मुझसे मिलने चले आए और बहुत हक से मुझे घर चलने को मनाने लगे। मैंने साफ शब्दों में जाने को मना कर दिया और मन ही मन प्रण कर लिया, इसी बच्चे के साथ अपना जीवन व्यतीत करूंगी। ऐसे ढोंगी पूजा पाठ के नाम पर ढोंग करने वालों के साथ जीवन को तिल तिल गलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार ही ये मनुष्य जीवन मिला है। आज मैं पुणे में एक प्रतिष्ठित इंटरनेशनल कंपनी में उच्च अधिकारी हूँ। मैं, मेरा बेटा और मेरी माँ साथ में रहते हैं। कई बार मम्मी सब कुछ भूलकर ससुराल जाकर रहने की सलाह देती, औरतों के उदाहरण देती कि उनके साथ भी बहुत बुरा हुआ, लेकिन वो भूल कर माफ़ करके वापस लौट गई। मम्मी, आप बहुत बोली हैं। आपको नहीं पता ये मुआफ़ी का नाटक इसलिए सिर्फ करते हैं कि मैंने एक बेटे को जन्म दिया है। इसी की जगह अगर लड़की होती तो इन सबके चेहरे भी कभी देख भी नहीं पाती आप। कई बार रवि ने माफ़ी मांगी और सब कुछ ठीक करने का वादा किया, लेकिन मैं जो टूट गई, फिर नहीं जुड़ सकी। जुड़कर कोई सुख नहीं मिलना था। हाँ, दूरियों से एक सुकून भरी ज़िंदगी ज़रूर मैंने पा ली थी। अब मैं अपने जीवन को अपनी तरह से जीती जा रही हूँ। अंतर मन की शांति जो हर वक्त मुझे एक ठंडी सुखद अनुभूति का एहसास दिलाती है कि मैंने बेहद घटिया मानसिकता को ललकारा है और भ्रूण हत्या के विरोध भी किया है, भले ही वो सागर में एक बूंद की तरह हो। बस अब बाकी का जीवन मुझे अपनी तरह से जीना है। असंस्कारी पाखंडी लोगों से अपने बेटे को दूर रखना है। उसे एक अच्छा इंसान बनाना ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। कई बार रवि ने मुझसे माफ़ी मांगी, बार बार यही कहा कि सब पहले जैसा कर देगा, लेकिन कुछ रिश्ते कांच की तरह होते हैं। एक बार दरार आ जाए तो फिर जुड़ भी जाए, निशान कभी नहीं मिटते। मैंने भी बहुत सोचा, अपने बेटे के लिए, अपनी माँ के लिए, समाज के लिए, लेकिन हर बार दिल ने बस एक ही जवाब दिया, जहाँ अजन्मी बेटी के अस्तित्व से प्यार बदल जाए, वहाँ रिश्ते नहीं निभाए जाते, बस समझौते किए जाते हैं। आज मैं पुणे की प्रतिष्ठित कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत हूँ। माँ मेरे साथ रहती है और मेरा बेटा मेरी दुनिया है। उसे देखकर अक्सर सोचती हूँ, अगर उस दिन मेरी कोख में बेटा नहीं बेटी होती तो क्या आज भी यही लोग मुझे अपनाने आते? शायद नहीं। यही सोच मुझे अंदर तक तोड़ देती और फिर उसी पल खुद पर गर्व भी होता कि मैंने समय रहते उस सोच से दूरी बना ली, जहाँ इंसान की कीमत उसके जन्म से पहले तय कर दी जाती है। अब ज़िंदगी में शोर कम है, लेकिन सुकून बहुत है। रात को जब ऑफिस से लौटकर मेरा बेटा दौड़कर गले लगाता है तो मन को एक अजीब सी शांति मिलती है। लगता है जैसे ईश्वर हर दिन धीरे से कह रहे हो, तुमने उस दिन सिर्फ एक फ़ैसला नहीं लिया था, तुमने एक अजन्मी बेटी के अस्तित्व का सम्मान किया था। अब बस एक ही कोशिश है, अपने बेटे को इतना अच्छा इंसान बनाओ कि वो कभी किसी औरत की इज्जत उसके बच्चे के लिंग से तय न करे। और शायद मेरी ज़िंदगी की असली जीत भी यही है। तो दोस्तों, क्या मैंने सही किया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।